Yes, good morning and Jai Hind dear students. Welcoming all of you here in our SST class. So what we are going to discuss today, look, in our previous classes already we have started our first chapter of economics, that is the story of Palampur village, and we have discussed few topics also. And what we are going to discuss today, and the topic is, as you can see, the story of village Palampur, and the subtopic will be land and labor. We are discussing about the फार्मिंग ऑफ पालमपुर विलेज, कि पालमपुर विलेज में लोग कैसे फार्मिंग करते हैं, ओके कि वो किस तरीके से वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे फार्मिंग कैसे करते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन द पीपल ऑफ पालमपुर विलेज, कि पालमपुर विलेज के लोगों में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है. सो देखिए, लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग और कल्टिवेशन. वी कैन से कि कल्टिवेशन के लिए या फार्मिंग के लिए लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट है. यह हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेट है लैंड, कि लैंड होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है फॉर कल्टिवेशन. कोई भी पर्सन अगर फार्मिंग करना चाहता है, फॉर दैट ही हैव सम पीस ऑफ लैंड, ओके, उसके पास कुछ पीस ऑफ लैंड होना चाहिए जिसमें वो कल्टिवेशन अपनी फार्मिंग कर सके. तो आज हम पालमपुर के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से उनके पास लैंड अवेलेबल है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स. लुक, land distribution in Palampur village, and the first point is 150 families have no land for cultivation. Look, as we are knowing already that Palampur village has total 150 families. Total 450 families are there in Palampur, and in 450 families में से भी केवल 150 families जो हैं, ओके, उनके पास लैंड है ही नहीं. मतलब look here, as I have tried to made a piece of land in Palampur village, you can say that ये complete Palampur village का आप कह सकते हो कल्टिवेशन एरिया है, कि जहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं. इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस भी हैं, ओके, और बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस भी हैं. तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस डायग्राम के बारे में, इस स्केच के बारे में, आप कह सकते हो इस फिगर के बारे में, कि किस तरीके से पालमपुर विलेज के लोगों में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है. सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस दैट 150 फैमिलीज हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. पालमपुर विलेज में जो 450 फैमिलीज रहती हैं, उनमें से 150 फैमिलीज के पास तो लैंड है ही नहीं. दैट मीन्स कि वो कल्टिवेशन करते ही नहीं है अपनी फील्ड पे, उनके पास अपना फील्ड नहीं है. सेकंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स लेस देन 2 हेक्टेयर्स. अब देखिए, 150 फैमिलीज हैव नो पीस ऑफ लैंड, तो इसमें से अगर हम 150 माइनस कर दें, सो वी गेट 300 families, and in 300 families में से 240 families have very small piece of land, okay. So as you can see there are so many small pieces of land, और ये यही 240 in 300 families में से 260 families, you can say 240 families have small pieces of land. ये 300 families जो बची हुई हैं, 150 families have no land, and then rest 300 families, from that 300 families only 260 families have very small piece of land, okay, you can say. अब देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे piece of land हैं, okay, less than 2 hectares, कि ये जो field है ये 2 hectares से भी कम है. Hectares we have discussed already. 1 hectare is what? When the length and width of a field is 100 into 100, then total area will be 10,000 meter square, that will be known as 1 hectare है, ओके. तो यहाँ पे 2 हेक्टेयर की बात हो रही है, दैट मीन्स 20,000 मीटर स्क्वायर. तो लुक, 240 फैमिलीज पालमपुर विलेज में ऐसी थी जिनके पास बहुत छोटा एरिया था, बहुत छोटा लैंड, पीस ऑफ लैंड था, ओके, कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए. 2 हेक्टेयर से भी कम या 2 हेक्टेयर तक आप कह सकते हो, ओके. सो दिस इज क्लियर, आई होप. नाउ द लास्ट वन, 60 फैमिलीज कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स. नाउ इन 300 में से 240 वी हैव subtracted, and now left is 60 families. Look, these 60 families, okay, are the, you can say, the bigger one farmers, okay. These 240 families, they are very small farmers, okay, and these 60 are आप कह सकते हो bigger than 240 are the big farmers, okay, who have area of more than 2 hectares. 60 फैमिलीज ऐसी थी जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, आप कह सकते हो, या मिडिल फार्मर्स थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया था. कितना था? अप्रॉक्सीमेटली
20 हेक्टेयर्स और 10 हेक्टेयर्स, इतने के बीच में उनके पास एरिया था। आप ये जो बड़े बड़े प्लॉट्स देख सकते हैं। ओके, सपोज दैट दिस स्मॉल पार्ट इज 2 हेक्टेयर, सो डेफिनेटली दिस विल बी 10 और 20 कंपैरिजन टू दिस पार्ट। ओके, तो ये 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास बड़े बड़े पीसेज ऑफ लैंड थे और वो उस पर अपना कल्टिवेशन करते थे, अपनी फार्मिंग करते थे। देखिए, इसके बाद एक स्टोरी हमें डिस्कस करनी है विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। स्टोरी ऑफ गोविंद विच हु हैव 2.25 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 1960। दैट मीन्स हमें स्टोरी पढ़नी है गोविंद की। गोविंद क्या था? एक फार्मर था जो पालमपुर विलेज में रहता था। ओके, 1960 से पहले या 1960 में एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड था। 2.25 मीन्स व्हाट कि 2 हेक्टेयर से थोड़ा सा ज़्यादा लैंड था उसके पास। तो वो कैसे कल्टीवेशन करता था? वो अपना कल्टीवेशन उसी 2.25 हेक्टेयर प्लॉट पे करता था, जिससे क्या होता था, उसका डेली नीड पूरा नहीं हो पाता था। बट उसके पास कुछ कैटल्स थे, यू कैन से बफलोज, काउज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके हेल्प से उसे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती थी और उस अर्निंग से वो अपने डेली लाइफ्स को, अपनी फैमिली के डेली नीड्स को कंप्लीट करता था। उसके 3 सन थे। ओके, वो अपने 3 सन की हेल्प से अपने लैंड को कल्टीवेट करता था गोविंद। ओके, गोविंद जो फार्मर था उसके 3, आप कह सकते हो 3 पुत्र थे, 3 बच्चे थे जिनके हेल्प से वो अपने फील्ड को कल्टीवेट करता था और अपने कैटल्स के हेल्प से जो उनको एक्स्ट्रा इनकम होती थी उससे वो कम्प्लीटली अपने फैमिली का डेली नीड पूरा कर लेता था। लेकिन जब उसकी डेथ हुई, गोविंद की जब डेथ हुई, तो जो उसका पीस ऑफ लैंड था, सपोज करिए ये 2.25 अगर पीस ऑफ लैंड है, ओके, सपोज दैट दिस इज 2.25 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड और उसके 3 सन हैं, तो डेफिनेटली उसके ना रहने पे ये जो 2.25 पीस ऑफ लैंड है ये उनके 3 सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे लाइक दिस। ओके, तो जब गोविंद एक्सपायर हो गया और ये उसका जो 2.25 हेक्टेयर लैंड था वो डिवाइड हो गया उसके 3 सन में, तो हर एक सन को मिला 0.75 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, ये 0.75 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड मिला लगभग उसके 3 सन को। तो देखिए अब क्या हो गया कि अब उसका जो पीस ऑफ लैंड है वो अब और भी कम हो गया। पहले तो ज़्यादा था, थोड़ा 2.25 था, अब उससे भी कम हो गया। लेकिन एक चेंजिंग आई वहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं 1960 की। 1960 मीन्स जब वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, हर जगह। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, 1960 से पहले ये लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज़ करते थे, तो गोविंद भी ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज़ करता था, जिससे उसकी फार्मिंग कम होती थी, उनकी इनकम कम होती थी, उनकी येल्डिंग कम होती थी। लेकिन 1960 में जब वो एक्सपायर हुआ और उसकी प्लॉट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए, 0.75 हेक्टेयर ईच सन हो गया, तो उनके सन ने क्या किया, उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अप्लाई किया। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग अप्लाई किया मेथड, तो उससे उसी स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे क्या होगा, ज़्यादा येल्डिंग होने लगी, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होने लगे। बट फिर भी अभी भी उनका काम पूरा नहीं होता था, उतनी मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी उतना उनको येल्डिंग नहीं होता था, उतनी इनकम नहीं हो पाती थी कि वो अपनी फैमिली को कंप्लीट पूरी नीड्स, डेली नीड्स को पूरा कर सके। साल में, यानी पूरे साल भर में कुछ मंथ ऐसे होते थे जब उनके पास कोई काम नहीं होता था और उनको काम ढूंढने के लिए दूसरे विलेज में या शहर में जाना पड़ता था। ओके, so I hope this story is clear and the distribution of land in Palampur village is clear. Let's recall it first. Look, this is the piece of land in Palampur village. You can see there are so many small pieces and there are so many big pieces. The small pieces, ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड है ये स्मॉल फार्मर्स के थे जो 2 हेक्टेयर से भी कम थे, और ये स्मॉल फार्मर्स कितने थे, total 450 families were there in Palampur village, and this 450 families in Palampur, 150 families have no land, कि उनके पास कोई लैंड था ही नहीं। ओके, वो दूसरों के लैंड पे जाके क्या करते थे, एज अ लेबर वर्क करते थे। और बच गए 300 में से 260 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम प्लॉट था। एंड आफ्टर दैट 60 फैमिलीज बच जाती हैं जिनके पास, जो बड़े फार्मर्स थे आप कह सकते हो, उनके पास बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड थे, अप्रॉक्सीमेटली 20 हेक्टेयर्स और 10 हेक्टेयर्स के आसपास। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द स्टोरी ऑफ गोविंद। आई होप दिस वाज ऑल क्लियर। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस, लुक, लैंड वी हैव कंप्लीटेड, कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था पालमपुर में, और ऐसे ही आप कह सकते हो हमारे दूसरे विलेज में ही सेम यही कंडीशन है। और नाउ वी हैव टू डिस्कस द लेबर। सो व्हाट अबाउट द लेबर? अगर हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, हमारे पास ज़मीन है,
तो हम क्या करेंगे, उस पर कल्टीवेशन करेंगे, अपनी फार्मिंग करेंगे। तो फार्मिंग कौन करेगा, फार्मिंग लोग करते हैं। ओके, तो लोग करते हैं। अगर छोटा पीस ऑफ लैंड है तो कम लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा बड़ा लैंड है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। तो हमने 2 टाइप की फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस किया, स्मॉल फार्मर्स एंड बिग फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम प्लॉट था, वो खुद ही अपनी फार्मिंग कंप्लीट कर लेते थे अपनी फैमिली की हेल्प से। लेट्स डिस्कस इट हियर। रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, कि लेबर की ज़रूरत किसको और कैसे पड़ती है। तो देखते हैं, स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर फील्ड। कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उनके पास स्मॉल फील्ड था। ओके, और स्मॉल फील्ड होने की वजह से वो अपनी फैमिलीज की हेल्प से, अपनी फैमिली को साथ लेकर अपने छोटे से फील्ड को क्या कर लेते थे, कंप्लीटली कल्टीवेट कर लेते थे। कल्टीवेट करने का मतलब क्या है कि वो उस पर सीड्स को शो भी कर लेते थे, हार्वेस्टिंग करनी है हार्वेस्टिंग कर लेते थे, इरिगेशन करना है यानी पानी देना है फसलों को, तो वो पानी भी अपनी फैमिली की हेल्प से दे लेते थे, क्योंकि उनका पीस ऑफ लैंड बहुत छोटा था, बहुत कम था। उनका जो लैंड का पीस था वो बहुत छोटा था। बट वॉट अबाउट द बिग फार्मर्स हु हैव द बिग लैंड्स? लुक, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। कि जो मिडिल और बिग फार्मर्स थे उनको क्या करना पड़ता था, उनको लेबर्स को हायर करना पड़ता था अपने फील्ड पे वर्क करने के लिए, क्योंकि उनका फील्ड बहुत बड़ा था। वो खुद या फिर अपनी फैमिली की हेल्प से अपने कंप्लीट फील्ड को कल्टीवेट नहीं कर सकते थे। तो उसको कंप्लीटली इसको फुलफिल करने के लिए, उसको अच्छे से फार्मिंग करने के लिए वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे फार्मर्स को, या वो लोग जो 150 पीपल थे जिनके पास कोई लैंड नहीं था, ऐसे लोगों को हायर करते थे अपने फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए, यानी कि उस पर फार्मिंग करने के लिए। ओके, देखिए, फार्म लेबरर्स वर द पीपल हु हैव नो लैंड और स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब ये लेबर कौन हो सकते हैं, ये लेबर वही लोग होते थे जिनके पास बहुत छोटा प्लॉट होता था या फिर प्लॉट बिल्कुल नहीं होता था। वही लोग केवल लेबरिंग का काम करते थे। कहाँ पे? जो बड़े फार्मर्स थे जिनके पास बड़ा पीस ऑफ लैंड था, उनके पास जाके। अब देखिए, ये दूसरे के यहाँ जाके वर्क करेंगे तो डेफिनेटली उनके कुछ वेजेस होंगे, मतलब उनको उनका कुछ उसके लिए काम करने के लिए उनको कुछ मजदूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट वेज। ओके, सो लुक, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लेबर्स, कि कैसे उनको क्या करना पड़ता है, दूसरे के लैंड पे जाके क्या करनी पड़ती है, लेबरिंग करनी पड़ती है, मतलब दूसरों के लैंड को कल्टीवेट करना पड़ता है। क्यों? बस अपने डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हर एक फैमिली की अपनी डेली नीड्स होती है। जो पालमपुर विलेज में फार्मर्स रहते थे, जो बिग फार्मर्स थे, जो मिडिल क्लास फार्मर्स थे, उनके पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था। वो अपनी डेली नीड्स को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि बड़ा लैंड मतलब ज़्यादा क्रॉपिंग, ज़्यादा येल्डिंग मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर पाते थे अपने क्रॉप्स को इन द मार्केट, और एक्सपोर्ट कर पाते थे, यानी सोल्ड आउट कर पाते थे मार्केट में जाके। और ज़्यादा सोल्ड आउट करेंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगी, तो इससे उनके डेली नीड्स बहुत आसानी से पूरे हो जाते थे। बट जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो छोटे लेवल के फार्मर्स थे, उनके पास छोटे पीस ऑफ लैंड थे, या बहुत सारे लोग थे जिनके पास लैंड था ही नहीं, पीस ऑफ लैंड था ही नहीं। तो इसके लिए उनके अपने डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। वो अपने लैंड पे भी वर्क करते थे, कल्टीवेट करते थे, और जो दूसरे बड़े बड़े फार्मर्स थे उनके लैंड को भी कल्टीवेट करते थे। तो जब दूसरे के लैंड को कल्टीवेट करेंगे, यानी दूसरे के यहाँ जाके वर्क करेंगे, दैट मीन्स हम दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा, कुछ वेज मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, जिन्हें हम मजदूरी कहते हैं। ओके, तो देखिए, ये वेज भी क्या है, सभी के लिए इक्वल नहीं थे, हर जगह इक्वल नहीं थे, ये डिफरेंट थे। कैसे थे, चलिए ये डिस्कस करते हैं। वेज वर डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अदर, एंड ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये जो वेज थे ये कैसे डिफरेंट थे, फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी अलग अलग प्लेसेस पे उनके वेजेस अलग अलग थे। मतलब अगर सपोज दैट कोई पर्सन यहाँ गाजीपुर में वर्क कर रहा है, उसको 500 मिल रहे हैं, तो वैसे ही बगल में दूसरे सैदपुर में काम करने वाले फार्मर को 400 ही मिल रहे होंगे, या मे बी 600 मिल रहे होंगे। ये डिफरेंट था अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग। क्रॉप टू क्रॉप, कि सपोज दैट अगर हम वर्क कर रहे हैं वीट के लिए और हमको 500 मिल रहा है, और कोई सेकंड लेबर है जो शुगर केन के लिए वर्क कर रहा है, शुगर केन को ग्रो कर रहा है, तो उसको कुछ अलग वेजेस मिलते थे। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अदर, व्हाट इज अबाउट द फार्म एक्टिविटी? फार्म एक्टिविटी मीन्स व्हाट? शोइंग ऑफ सीड्स, ये एक फार्म एक्टिविटी हो गई। कटिंग ऑफ सीड्स, ये अलग फार्म एक्टिविटी हो गई। इरिगेशन ऑफ टू द प्लांट्स और द क्रॉप्स, ये अलग फार्म एक्टिविटी हो गई। तो अलग अलग फार्म एक्टिविटीज के लिए भी वेजेस जो थे अलग अलग थे, कि सपोज दैट कोई इरिगेशन कर रहा है तो उसको कुछ और मिलेगा, कोई कटिंग कर रहा है उसको कुछ और मिलेगा, कोई शोइंग कर रहा है ऑफ सीड्स उसको कुछ अलग वेजेस मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
कि डिपेंड करता है कि कोई भी लेबर किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये 2 टाइप्स का है। फर्स्ट वन डेली बेसिस, कि कोई लेबर है उसको डेली बेसिस पे वर्क करना है। वो आज हमारे फील्ड पे कोई आ रहा है लेबर, हमने उसको कटिंग के लिए कुछ रुपए दिए, अगले दिन मे बी वही आए या दूसरा आ जाए, तो हम डेली बेसिस पे वर्क करते थे। और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन था ये था फ्रॉम फार्म एक्टिविटीज़। सपोज दैट हम पर डे के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं लेबर्स को, ओके, एक्टिविटी के लिए, आई मीन लेबरिंग करने के लिए। और कुछ फार्मर्स ऐसे भी थे जो किसी एक लेबर को ही हायर कर लेते थे फॉर सोइंग ऑल द सीड्स, ओके। एक फार्म एक्टिविटी के लिए हमने कुछ लेबर्स को चूज कर लिया और हम पूरी फार्म एक्टिविटी के लिए उनको पैसे दे देंगे। तो ये जो लेबरिंग था ये 2 टाइप्स में हम कह सकते हैं इनका एम्प्लॉयमेंट 2 टाइप्स के ड्यूरेशन में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन कि डेली बेसिस एंड सेकंड वन इज द फार्म एक्टिविटी बेसिस, ओके। कोई फार्म एक्टिविटी है हमने चूज कर लिया और उसके लिए हम उसे कंप्लीट वेज दे देंगे। तो जैसा हमने देखा कि वेज अलग अलग रीजन में डिफरेंट थे, अलग अलग क्रॉप्स के लिए डिफरेंट थे, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट्स के लिए ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट थे। तो इससे क्या सभी के डेली नीड्स पूरे हो जाएंगे? नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया इन 1970 में एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया और उस रूल में उन्होंने क्या कर दिया कि डेली वेज को फिक्स कर दिया कि कोई भी फार्मर, कोई भी लेबर, ओके, अगर किसी सेकंड पर्सन के यहाँ वर्क करता है तो उसका जो डेली बेसिस पे वेज बनते हैं वो मिनिमम 300 होने चाहिए। 300 से कम कोई नहीं दे सकता है। बट फिर भी आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लेबर्स हैं जो 300 से कम रुपीज़ में भी वर्क करते हैं, बिकॉज जो लेबर्स हैं वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, सॉरी, लेबर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डिमांड कम है, तो जहाँ जो इसको जितना मिलता है वो उतने में ही करते हैं। इसके बाद वी हैव अ स्टोरी ऑफ डाला, ओके, वी हैव अ स्टोरी ऑफ डाला, ओके, जिसे हमें इसमें डिस्कस करना है कि डाला इज ऑल्सो अ लेबर, फार्म लेबर। उसके पास कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है, वो केवल फार्म लेबर है, वो दूसरों के यहाँ जाके वर्क करता है, डाला, ओके। तो वो किस तरीके से वर्क करता है? वो डेली बेसिस पे वर्क करता है। इसका मतलब क्या है कि उसको डेली अपने लिए जॉब क्या करनी पड़ती है? खोजनी पड़ती है कि आज हम किसके यहाँ काम करें, कल हम किसके यहाँ काम करेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम किसके यहाँ काम करेंगे। कभी कभी तो ऐसा दिन आ जाता है कि डाला को 300 तो छोड़िए, उससे बहुत कम में काम करना पड़ता है। एटलीस्ट वी कैन से 160 रुपीज़ में भी डाला किसी किसी दिन काम किया हुआ है। क्यों किया हुआ है भाई? क्योंकि उसके नीड्स हैं, उसको पूरा करना है। और बहुत ज़्यादा लेबर्स होने की वजह से वहाँ पे फाइट बहुत ज़्यादा होती है विलेज में। फार्म लेबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, काम कम होता है, इस वजह से जिसको जितने कम में मिल जाता है वो उतना ही कर लेता है। सो ये एक छोटी स्टोरी थी डाला की, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी फार्म लेबर के लिए स्ट्रगल कितना ज़्यादा है लाइफ में। लैंड नहीं है उनके पास, उनको अपने डेली नीड्स को पूरा करना है, जिसकी वजह से वो बहुत कम वेज में भी काम कर लेते हैं। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंड एंड लेबर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल, कि लैंड और लेबर होने के बाद अगर हमें कल्टीवेशन करनी है, फार्मिंग करनी है, तो हमें और किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? दैट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स पैसा, ओके, मनी विच वी हैव टू इन्वेस्ट इन द cultivation or farming the field, which we have discussed in the next class. I hope whatever we have discussed today, that is all clear to you. What you have to do, मैं देखता हूँ डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमें ये राइट करना है? So yes my dear, all of you have to make a fair copy and note down all these topics whatever I have discussed here, okay, and you can write in your own way, there is no problem. You can take help of all these video lectures, and with the help of the books you can prepare your notebook. That notebook will very helpful to you in the time of examination of or UT, okay. So please prepare your fair copies and do all these topics, and after this we will discuss the exercise also. Thank you and Jai Hind guys.